प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विशेष अध्यापक विभु मिश्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा से पुनः एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों पर चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सफल होती है, अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था न होती तो इसके क्या परिणाम होते। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले माया नाम की लड़की की कहानी को देखेंगे, जिससे हमको इस पाठ को समझने में आसानी होगी। तो कहानी को हम शुरुआत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत अश्वेत, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानूनों से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, गोरे और काले का। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इस आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद के कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वो सभी ज़रूरतों के सामानों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे अब पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी में देखा
कि कैसे अफ्रीका में वहाँ की जनता जो अश्वेत है उसके साथ कैसे ही असमानता का व्यवहार किया जाता है और कैसे उसको बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसके उलट लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सभी आम जनता को सारे अधिकार और समानता का व्यवहार किया जाता है। मतलब सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और कानून की नज़र में सारे व्यक्ति समान होते हैं और समानता का व्यवहार उनके साथ जो है पोषित किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। जो चीज़ मैं भी कह रहा था कि आम जनता को अधिकारों की प्राप्त होती है और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनको हम लोकतंत्र के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला है लोकतंत्र होने, जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो सबसे पहला क्या पॉइंट है वहाँ फ़ायदा, भागीदारी। जनता की ही भागीदारी होती है। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधियों का चुनते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। या मानकर चला जाता है कि प्रतिदिन निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जनता जो है अपने बीच से किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है कानून बनाता है और जनता पर शासन करता है। अगर प्रतिनिधि जो है निर्णय लेते वक्त जनता की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में नहीं रखता है तो जनता एक निश्चित समय पर पुनः चुनाव होने पर उस प्रतिनिधि को अपने पद से हटा सकती है, मतलब MP MLA से हटा सकती है और नया प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में भेज सकती है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना और तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब कहने का ये है कि अगर नियमित चुनाव होंगे तो सरकार पर जनता का नियंत्रण रहेगा और सरकार की जवाबदेही भी जनता के प्रति रहेगी और सरकार जनता की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेगी और उसी के अनुरूप अपनी नीतियों का निर्माण करेगी। लोकतंत्र में भागीदारी के अन्य भी तरीके हैं। चुनाव अगर 5 वर्ष में एक बार होते हैं तो वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई माध्यम होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी साथ ही जैसे सरकार को किसी बात के लिए हम आगाह भी कर सकते हैं कि जैसे कि बाघों की, शेरों की संख्या कम हो रही है या जो है सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे या बिजली के दामों में वृद्धि होने पर उनको कम करने के लिए कह सकते जो है हम पत्र के माध्यम से या प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान दिलाते हैं सरकार का। और ऐसे और भी तरीके होते हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को समझा सकते हैं उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इसके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है।
अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक सच है लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक और अन्य तरीका यह भी है कि वो आंदोलन करें, जो सरकार उनके काम करने के तौर तरीकों के जो सरकार के काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमारे शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकला है, उसमें भाग लेने वाले कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसा काम। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विवादों का समाधान भी होता है, जबकि इसके उलट आपने देखा था कि माया की कहानी में कैसे विवादों एवं समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया गया। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं कर पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? विवादों का समाधान करना। और जो धार्मिक जुलूस और उत्सव जो निकलते हैं वो बिना बाधा के निकलें, कोई व्यवधान उनके रास्ते में न बने, किसी हिंसा के भड़कने का खतरा न बने रहे। तो ये सब व्यवस्थाएं कौन करता है? कौन करेगा? सरकार करेगी। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों के से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा जो है विवाद का कारण बन जाता है। जैसा आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर देखा होगा। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बंगलौर शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध से भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब आपने देखा दोनों राज्यों को, तमिलनाडु और कर्नाटक को, मतलब अपने जनता के लिए जो है भरपूर पानी की आवश्यकता अनुसार ज़रूरत है। तो इनके बीच जो विवाद हुआ उसका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है विवादों के निपटारे के लिए, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। अब अगली विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब ये है किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत, अस्पृश्यता आदि की बात ना हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, यातायात हो, सभी सुविधाओं में सबकी समान भागीदारी हो। पहले हालात यह थे कि सार्वजनिक मंदिरों में लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है।
और जो समाज में अभी भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के लिए जरूरी उपाय या कदम उठाती है जिससे सभी के साथ समान व्यवहार हो, समान अवसर की प्राप्ति हो, किसी के साथ भेदभाव न हो और किस तरीके से जनता सरकार को अपनी बातों के लिए जागरूक कर सकती है, कैसे नीतियों और निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकती है। कैसे कर सकती है बच्चों? अखबार के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, धरना के माध्यम से, आंदोलन करके। क्योंकि जब जनता को जहाँ लगता है कि सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है या लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, तो सरकार को सही आईना भी जनता दिखाती है। मतलब एक तो अपना प्रतिनिधि भेजती है अपने लोगों के बीच से, वह प्रतिनिधि जो चुनकर संसद में जाता है वही जो हमारे लिए कानून बनाता है। अगर मान लो जो है सरकार जो है जनता के हितों को ध्यान में न रखे तो फिर क्या होगा? कुछ तरीके मैंने बताए, उन तरीकों के माध्यम से सरकार को आकर्षित किया जाता है। मतलब उन सरकार को बताया जाता है कि क्या जनता के लिए हितकर है। अगर सरकार तब भी जो है सचेत नहीं होती है तो चूँकि 5 वर्ष के लिए ही प्रतिनिधि चुनते हैं तो अगले 5 वर्ष में पुनः चुनाव होता है और वो पुनः योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो उनके हितों को और समस्याओं को अच्छी तरीके से समझे और समस्या का समाधान करे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ कि आप जो है इस कहानी को फिर से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद दिए गए सवालों को हल करके कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।